नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। चलिए, हम आप सभी को पता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक हमने 3 वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जब भी आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पेपर होता है, कोई भी हमारा पात्रता के लिए एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट होता है उसमें एक तो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, जो तथ्य पर आधारित होते हैं, जिनका उत्तर क्या होता है, सीमित होता है। और एक होता है व्यवहारात्मक क्वेश्चन, यानी जो हमारे हमारे बिहेवियर पर आधारित होंगे, हमारे व्यवहार पर आधारित होंगे कि हम जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये हमारा खुद के व्यवहार पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके बनाए गए जो नियम होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। हमें वहाँ पर अपने नियम लागू नहीं करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए एग्ज़ाम बनाया जाता है, जो भी शिक्षाविद होते हैं, जो भी हमारे लिए पेपर सेट करते हैं, वो इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति है वो किस बात की ओर फोकस करती है और उसके अनुसार क्या सही उत्तर होना चाहिए, न कि हमारे अनुसार, ठीक है। और हमेशा जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो हमें एक सकारात्मक सोच के साथ क्या करना चाहिए, उत्तर के जो भी प्रश्न होता है उसके सही उत्तर की ओर जाना चाहिए। कभी भी नकारात्मक हमने नहीं सोचना चाहिए। और मैं आज आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमेशा क्या करता है, आपको नेगेटिव सेंस देता है, हमेशा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। और ऐसा या तो क्या होगा कि हमें 3 पॉजिटिव आंसर मिलेंगे, 3 पॉजिटिव ऑप्शन मिलेंगे, और एक क्या होगा, एक नेगेटिव होगा, जो कि क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 नेगेटिव ऑप्शन मिलते हैं और एक पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, हमेशा उसका उत्तर होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो किस पर आधारित हैं, जो केवल पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? केवल। केवल एक ऐसा शब्द है जो आपको बार बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, और इस केवल शब्द को देखकर आपने क्या करना है, ये देखना है क्या यही तो उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं है, या फिर यही ऑप्शन है जो सही उत्तर होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। इसी की पहचान करने के लिए मैं आपके सामने आज कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। देखिए, केवल आ गया स्टार्ट में, क्या, केवल शेषावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। देखो, बाल मनोविज्ञान होता है क्या शेषावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करता है? नहीं। बच्चे का क्या करता है, गर्भावस्था से लेकर आगे क्या करता रहता है, उसका अध्ययन करता है। आगे देखो, केवल, केवल गर्भावस्था का सीमित कर दिया। यहाँ पर केवल क्या कर देता है, हमेशा उत्तर को सीमित कर देता है। और मैंने बता दिया, जब 2, 1 या 2, 3 से ज़्यादा केवल आ गए तो समझ लेना केवल वाला कभी भी उत्तर नहीं होगा। उसमें एक आपको ऐसा मिलेगा जिसमें केवल नहीं होगा, और उसी की ओर हमने क्या करना जाना है। अब देखो यहाँ पर केवल बाल्यावस्था, यानी इन्होंने क्या कह दिया कि जो बाल विकास का क्षेत्र है वो क्या होता है, केवल शेषावस्था की विशेषता बताता है, या गर्भावस्था की विशेषता बताता है, या फिर किसकी विशेषता बताता है, केवल बाल्यावस्था की विशेषता बताता। लेकिन जो बाल मनोविज्ञान की जो सही परिभाषा होती है, यही इसके ऑप्शन में भी दी हुई है कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, बच्चों के जन्म से लेकर या किशोरावस्था तक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, किसका क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो यहाँ पर केवल को क्या करोगे, आप कट कर दोगे, और जिसमें केवल नहीं है उसी की ओर आप जाओगे। उसके बाद सेकंड है हमारा, यहाँ पर देखिए, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। सेकंड में क्या है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न का विषय में सही नहीं है, यानी सही नहीं है। 3 तो ऐसे तरीके मिलेंगे जिसके आधार पर क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं, और एक ऐसा मिलेगा कि जो क्या है, जो ये कथन दिए गए हैं, जो इनमें से क्या मिलेंगे, हमें 3 क्या मिलेंगे, आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और एक क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। वो देखना नेगेटिव क्या है, यहाँ पर आप देखोगे, देखना, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, यानी मानसिक रूप से क्या होते हैं, बच्चे तैयार होते हैं जब बच्चे सीखते हैं। उसके बाद है
उसके बाद देखो बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते, बिल्कुल सीखते, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते और संज्ञानात्मक रूप से बच्चों को तैयार होना चाहिए। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, बच्चा हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित होता रहता है, कुछ न कुछ करने के लिए उत्सुक रहता है। अब देखो यहाँ पर आ गई बात केवल की, जहाँ पर केवल आ जाए उस पर विशेष नज़र रखनी है आपने। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं नहीं, क्या बच्चा, आपको पता है क्या बच्चा केवल कक्षा में ही सीखता है? बच्चा कक्षा से बाहर कुछ नहीं सीखता, बच्चा अपने परिवार से कुछ नहीं सीखता, बच्चा अपने वातावरण से कुछ नहीं सीखता, बच्चा अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है, अपना आस पड़ोस, उससे कुछ नहीं सीखता, बिल्कुल सीखता। लेकिन यहाँ तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका सीमित आंसर बना दिया, सीमित ऑप्शन दे दिया कि बच्चे केवल कक्षा ही सीखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। और यदि आपको ये लगे कि मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। उसके बाद देखना आगे है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो, जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी कौन हैं, यानी बच्चे, विद्यार्थी, ठीक है, उनका आकलन करते समय जो पर्यावरण पढ़ा रही है, ईवीएस पढ़ा रही है, जो अध्यापिका है, शिक्षिका है, को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखो क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, बच्चों के पूर्व आकलन, तुलना करना कभी भी उत्तर नहीं होगा। तुलना करना ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ठीक है, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। देखो, सभी शिक्षार्थियों की क्या होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी बात वही आ गई ना, केवल कुछ पक्षों पर। क्यों भाई, बच्चे के हमें सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके कुछ पक्षों पर ही ध्यान देना चाहिए। और यही बात यहाँ पर पूछी गई है, निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, उसके कुछ पक्षों की ओर ध्यान न देकर उसके सभी पक्षों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यही क्या होगा, यहाँ पर बेस्ट उत्तर होगा। उसके बाद है यहाँ पर देखो अधिगम। यहाँ पर देखना आप क्या करोगे, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सकता है। यानी अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित करना चाहिए जिससे अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, या हमारे अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। अब देखना यहाँ पर क्या है, विषय वस्तु कि केवल याद करना, जहाँ पर याद करना आ जाए ना, ये कभी भी उत्तर नहीं होता। हम बच्चों को कहते हैं याद करके लाना, ऐसा नहीं कहा, ठीक है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, उसके अनुसार ऐसा बच्चे को कभी भी याद करने के लिए नहीं कहना चाहिए। उसके बाद देखो, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, विषय वस्तु पर क्या करना, प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा। यहाँ देखो सुगम नहीं पूछा, यहाँ पर नहीं, यानी एक क्या होगा, इनमें नेगेटिव पॉइंट होगा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना चाहिए, बिल्कुल अधिगम अनुभव इस प्रकार आयोजित करने चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न बनाने चाहिए, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वाद विवाद से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, विषय वस्तु केवल याद करना, अब केवल आ गया, नहीं में उत्तर पूछा है तो यही होगा, बाकी में केवल नहीं है तो यही इसी उत्तर की ओर हम जाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो बाल विकास होता है उसमें केवल का क्या महत्व है, और केवल आपको 1, 2, 3 प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में केवल से संबंधित देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, आपको स्कोर में को बढ़ाने में आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि, अब त्रि आ गया तो सीधी बात है, 3 का जिक्र तो आना ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ठीक है, बिल्कुल है, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना होता ना 3R, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसके बाद है केवल अपने विषय पर व्यवहारिक रूप से विचार करना, केवल आ गया भाई, केवल हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, और यहीं पर पूछा है नहीं है, नहीं है, ठीक है, और जहाँ पर पूछा है नहीं है तो केवल नहीं है, तो यही क्या होता है, बेस्ट उत्तर होता है। आगे बढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कहानी। ये देखो ये क्या है, ये शिक्षण मेथड है, और ये किस में आया हुआ है, ये हिंदी में आया हुआ है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे
क्या करते हैं, कहानी कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। केवल केवल आ गया, वह सीमित है, जरूरी थोड़ी है बच्चे मूल्यों का ही अर्जन करते हैं और कुछ भी अर्जन नहीं करते, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। अब देखो भाई, तर्क शक्ति का करते हैं तो फिर मूल्यों का नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं। कहानी कविता और गीतों के नाटकों के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। जैसे आपने लोक संगीत, लोक नृत्य देखे होंगे, ये सभी किससे जोड़ते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, हमारे क्या करते हैं, जो कहानी कविता हमें सुनाई जाती हैं, जो गीत गाए जाते हैं, वो हमें किससे जोड़ते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ केवल केवल 3 बार रिपीट हो गया, इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर केवल वाला उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा। जो केवल से अलग है वही क्या होगा, बेस्ट उत्तर होगा, वही क्या होगा, बेस्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। उसके बाद देखना, उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण है, उसका क्या महत्व है, ठीक है, उसकी प्राथमिकता क्या होती है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना नहीं, प्राथमिक स्तर पर क्या बच्चे को बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित की जाती है। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल के लिए क्या कविता कहानियां सुनाई जाती है, ताकि बच्चा क्या कर सके, अच्छे से उसके अंदर श्रवण कौशल का विकास हो सके। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करता है, बिल्कुल रचनात्मकता और मौलिकता को क्या करता है, पोषित करता है। बच्चों में चित्रांकन, देखो ये चित्रांकन यहाँ पर सीमित है, यहाँ भी सीमित है, केवल आ गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो केवल आ गया, मैंने बताया है जहाँ पर एक से ज़्यादा केवल मिल जाए तो समझ लेना केवल वाला तो उत्तर बिल्कुल ही नहीं होगा। और जहाँ पर 3 ऑप्शन आपको एक जैसे मिल जाए और एक में केवल मिल जाए तो वहाँ पर केवल वाला उत्तर की ओर जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हालांकि हमें क्या करना चाहिए, जो ऑप्शन होते हैं और जो क्वेश्चन होता है उनको ध्यान से पढ़कर उत्तर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं वहाँ पर अक्सर केवल पर क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि केवल अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ उत्तर की संभावना बढ़ जाती है। और हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में से हमारे लिए उत्तर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केवल मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर पूछा है उपागम की विशेष चिन्ह है, विशेष चिन्ह पूछा है यहाँ पर, न कि नहीं पूछा है। अब केवल मिल गया तो सीधी बात ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट ही गया, ठीक है, लेकिन यहाँ विशेष पूछा, नहीं पूछा होता तो यहाँ पर केवल ही वाला ही उत्तर होता। कि अगर पूछ लिया समस्या समाधान का विशेष चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर यही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर हमें सही उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए सामान्यतः एक उपागम है, ठीक है, उपागम। उसके बाद समस्या कथन में संकेत में अंतर्निहित रूप में दिया होता है, बिल्कुल जो समस्या कथन होता है उसमें उसके अंदर क्या होता है, संकेत में ही समाहित होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है भाषा का प्रयोग। अब देखो भाषा का प्रयोग आप कैसे करते हैं, जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं। केवल परीक्षा में होता है, अब केवल तक ही सीमित हो गया भाई। और भाषा का प्रयोग देखो अब क्या करते हैं हम, केवल पाठ्य पुस्तकों में होती है, केवल मुद्रित। अब देखो 3 केवल है, इनका कोई महत्व नहीं है, और एक में केवल नहीं है तो इसी का महत्व है, और यही क्या होगा, बेस्ट उत्तर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और इन्हीं पे क्या होगा, इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, भाषा के व्याकरण की समझ है। अब भाषा देखो, भाषा के व्याकरण की समझ को, ठीक है, भाषा के अंदर जो व्याकरण की समझ है उसमें देखो केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यानी देखो जो भाषा होती है, हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि बच्चों को नियमों का भी पता है या नहीं है, बच्चा भाषा का सही प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, अब भाषा में व्याकरण का क्या महत्व होता है, या हम व्याकरण का कैसे पता लगाए कि बच्चे को कुछ व्याकरण का ज्ञान है या नहीं, भाषा के लिए जो नियम बनाएगा उनका ज्ञान है या नहीं है। अब देखो केवल आ गए यहाँ पर, केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से क्या होगा भाई, लघु उत्तर प्रश्नों से आप क्या पता लगा लो, क्या आपसे पूछ लिया भाई आपका नाम क्या, आप नाम बता दोगे, वहाँ पर नियम क्या होंगे, कुछ भी मायने नहीं रखता। निम्नात्मक प्रश्नों के माध्यम से, अब देखो सीधी सी बात है, जितने बड़े प्रश्न उत्तर बच्चा लिखेगा उसमें क्या करेगा, उसको विराम चिन्ह का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और बात कहने का अपना ढंग होता है, बात लिखने का भी सभी का अपना अपना तरीका होता है कि बच्चा सही तरह से जो भी भाषा के लिए जो विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, इन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। अब देखो संदर्भपूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अब देखो निम्नात्मक प्रश्नों के माध्यम से भी आंका जाना चाहिए। आगे देखो केवल वस्तुनिष्ठ
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आंका जाना चाहिए, केवल लघु उत्तर प्रश्न। अब ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल कट ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निम्नदात्मक प्रश्नों की, अब देखो यहाँ पर ज़्यादातर तो कहा जाता है कि हमेशा प्रश्न पूछना ही क्या होता है, हमेशा सही उत्तर नहीं होता। लेकिन देखो संदर्भ पर बच्चे को कह दिया जाए कि आप अपने ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिख कर दिखाइए, या आप जिस माहौल में बैठे हो, आप कक्षा में बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे आप इस कक्षा के ऊपर कुछ लाइनें लिख कर दिखाइए, तो वहाँ पर बच्चे का क्या कर सकता है, बेस्ट व्याकरण की समझ को दिखा सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से केवल जो शब्द है इसके महत्व के बारे में पता चला होगा कि जिस भी ऑप्शन के अंदर या जिस भी क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें केवल होता है, तो हमें उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। कहीं यही हमारा उत्तर तो नहीं है, कहीं केवल ही तो हमें उत्तर की ओर नहीं लेकर जा रहा है। यदि आपको केवल मिल जाए तो मैं कहता हूँ एक बार केवल पर ध्यान आपने ज़रूर केंद्रित करना है। केवल ही आपको क्या कर सकता है, आपको आपका जो अंक निर्धारित करवा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और जब आप पेपर देकर आते हो इसके संदर्भ में आपको अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आकर के मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि भविष्य में आपकी क्या कर सकूं, सहायता कर सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।